नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि इस चैनल में आपको यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के लिए पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो उसके वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनकी क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण मुझे डिलीट करने पड़ रहे हैं। और जैसे ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो आपकी वीडियो बाकी आने लगेंगे टाइम पे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी का जो पहला टॉपिक है संधियाँ, तो संधियों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। एक्चुअल में जो हिंदी में मात्राएं होती हैं उनको स्वर बोलते हैं, और जो वर्णमाला होती है क ख ग उसको व्यंजन बोलते हैं। अब संधियाँ तीन तरह की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि होती है वो दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तो जो संधि होती है उसको स्वर संधि बोलते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसमें पहला होता है दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। तो दीर्घ संधि में या तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ स्वर हो जाएगा, और सेम स्वर ही दीर्घ होगा। मतलब जैसे आ और आ मिलेंगे तो बड़ा आ होगा, ऐसे ही ई और ई मिलेंगे तो बड़ी ई होगा, और ऊ और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। मतलब कि दीर्घ स्वर संधि में दोनों समान स्वर होते हैं। अब वो ह्रस्व या दीर्घ हो सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे पुष्पावली। तो इस पुष्प प्लस अवली, तो इसमें पुष्प में छोटा आ लास्ट में है और अवली में भी छोटा आ स्टार्टिंग में है, तो आ प्लस आ मिलकर बड़ा हो जाएंगे। इसी तरह हरि प्लस ईस इक्वल टू हरीश होता है, इसमें छोटा ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जाते हैं। ऐसे ही हिम प्लस आल है, इसमें छोटा और बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो जाता है। यहाँ पे हिमालय में बड़ा आ हो जाएगा। दूसरी संधि है जो स्वर संधि में, वो है गुण संधि। इसमें प्रथम पद में या प्रथम शब्द में छोटा आ या बड़ा आ आएंगे और दूसरे शब्द में ई ऊ री आएंगे। अब ये ह्रस्व या दीर्घ हो सकते हैं। जो ह्रस्व में बोल रहा हूँ उसको छोटे को ह्रस्व बोलते हैं, और दीर्घ मतलब बड़ा। तो छोटी ई को ह्रस्व ई बोलेंगे और बड़ी ई को दीर्घ ई बोलेंगे। तो इसमें इस तरह से आप याद कर लीजिए कि गुण संधि में ई का ए, उ का ओ, री का अर हो जाता है, और शुरुआत में छोटा आ या बड़ा आएगा। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है सत्येंद्र। तो सत्य प्लस इंद्र, तो आ प्लस ई ए हो गया यहाँ पे सत्येंद्र। ऐसे राका प्लस ईस राकेश, तो बड़ा आ प्लस ई ए हो गया है, तो ई का ए और ये बड़ी ई का ए। ऐसे ही देव प्लस ऋषि देवर्षि, तो आ प्लस री अर हो गया है। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, ऊ का ओ, तो सूर्य उदय, उदय में ऊ है ना, तो ये यहाँ पे ओ हो जा रहा है। ऐसे ही महा प्लस ऋषि इक्वल टू महर्षि, तो यहाँ पे बड़ा महा में बड़ा से अंत हो रहा है और री से स्टार्ट हो रहा है ऋषि, तो आ प्लस री इक्वल टू अर। तो ये याद रखना है, ए ओ और अर, ये आपको याद रखें। मतलब ई का ए और ऐसे बड़ी ई का भी ए हो जाएगा, ऊ का ओ और री का अर, इन दोनों में री का अर हो रहा है। स्वर संधि में तीसरी संधि है वृद्धि संधि। इसका जो सूत्र होता है वो होता है वृद्धि रेच। हो सकता है कि सूत्र आपके ना आए, लेकिन बस आप ये एक बार देख लीजिए। वृद्धि संधि में छोटा आ या बड़ा आ जब छोटे या बड़े ए या ओ से मिलते हैं तो हमेशा बड़ा हो जाता है। मतलब ए से मिलेगा तो ए हो जाएगा, ए से मिलेगा तो ए होगा। ऐसे ही ओ से मिलेगा तो औ होगा, और औ से मिलेगा तो भी औ हो जाएगा।
इसमें एक नोट दिया गया है, आ अथवा आ के आगे ओष्ठ शब्द आए तो विकल्प में से ओ अथवा आओ हो जाता है। मतलब विकल्प में जो भी दिया होगा उस हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे दिया गया एग्जाम्पल बिंब प्लस ओष्ठ, तो बिंबोष्ठ भी होता है और बिंबोष्ठ भी होता है। ये आप इसको अपवाद मान लीजिए। यहाँ पे आओ होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बिंबोष्ठ भी हो सकता है और बिंबोष्ठ भी। ऐसे अधर प्लस ओष्ठ में अधरोष्ठ और अधरोष्ठ दोनों होता है। ये हो गया वृद्धि संधि का अपवाद। और गुण संधि का यहाँ पे एक अपवाद दिया गया है। मतलब कुछ शब्द हैं जैसे अच्छोहिणी, तो इसमें जो अच्छ प्लस उहिनी तो अच्छोहिनी होता है। जैसे यहाँ पे जो गुण संधि है उसमें आ के साथ ऊ मिल रहा है यहाँ पे, तो आ के साथ ऊ मिल रहा है तो यहाँ पे ओ होना चाहिए। ई का ए ऊ का ओ, तो यहाँ ओ ना होके ओ हो रहा है, तो ये अपवाद है गुण संधि का। ऐसे ही सुखति जो है इसका जो संधि विच्छेद होता है वो सुख प्लस रित होता है, तो सुखति होता है। तो यहाँ पे देखो अर नहीं आ रहा, यहाँ पे आ के साथ री मिल रहा है, तो यहाँ पे अर होना चाहिए वैसे नियम के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे सुखति हो रहा है, तो ये भी एक अपवाद है। वैसे ही दसार्ण का जो संधि विच्छेद होता है वो 10 प्लस ऋण होता है, और प्रौढ़ का भी संधि विच्छेद होता है वो प्र प्लस ऊढ़ होता है, तो यहाँ पे भी ओ होना चाहिए। यहाँ पे ऊ आ रहा है ना, तो यहाँ पे ओ होना चाहिए, लेकिन औ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? औ। ऐसे स्वर सेम इसमें है, आ प्लस ई, तो यहाँ पे अय हो गया है। वृद्धि संधि के वहाँ पे उदाहरण छूट गए थे तो यहाँ पे दिए गए हैं। 1 प्लस 1 एक 1, तो देखो यहाँ पे ए आया है ना, का एक में आ से का जो है उसके साथ आ लगा हुआ है, और एक दूसरा वाला का स्टार्टिंग ए से हो रही, तो आ प्लस ए इक्वल टू आ प्लस ए इक्वल टू आए, तो हमेशा बड़ा ही हो जाएगा। आए आए, यहाँ पे ए आए ऐसे ओ और आए आए, तो 1 प्लस 1 एक 1, दूसरा है मत प्लस ऐक के मतैक के, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन जब दिए होंगे उसमें पूछ रहा हो कौन सी संधि है, तो ये ही आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो शब्द हैं वो उसमें जुड़ के एक शब्द बना है। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य तो महेश्वर्य बना है। ऐसे महा प्लस औषधि, तो महा जब औ दिखा है तो महा प्लस औषधि होगा। अगली संधि है चौथी संधि, स्वर संधि में यण संधि। इसका जो सूत्र होता है वो होता है इको यणाची। तो इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है किसका? गुण संधि का। गुण संधि में आ छोटा और बड़ा आ पहले आ रहे थे, इसमें बाद में आ रहे हैं, और जो ई उ री है वो गुण संधि में बाद में आते थे, वो पहले आ रहे हैं। और इसमें आपको इस तरह से याद रखना है, ई का या, उ का व, रे का रा हो जाता है। ई का या हो जाएगा और उ का व हो जाएगा और री का रा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल है उससे हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे लिखा है यदि प्लस अपि यद्यपि, तो ई का या हुआ ना, देखो यदि अपि ई प्लस आ इक्वल टू या। वैसे मनु प्लस अंतर मनवंतर, तो उ प्लस आ इक्वल टू वा। अभि प्लस उदय इक्वल टू अभ्युदय, तो ई प्लस उ इक्वल टू या, ई प्लस उ इक्वल टू या, लेकिन यहाँ पे उ है तो वो यहाँ पे पहले से है और या हो गया है। सु प्लस आगत, ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका यण संधि का। स्वागत, सु प्लस आगत, तो उ का वा हो गया है। अनुएषण अन्वेषण, पितृ अनुमति पितृ अनुमति,
पितृ आज्ञा, पितराज्ञा, मातृ इच्छा, मातृ इच्छा। अगला संधि है अयादि संधि। अब इसमें ए, ऐ, ओ के साथ में यदि छोटा आ मिलता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है। इस तरह से याद रखना अयादि संधि। तो ए के साथ आ आएगा तो ऐ होगा, ऐ के साथ आ आएगा तो आय होगा, ओ के साथ आ आएगा तो औ होगा, औ के साथ आ होगा तो आओ होगा। तो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ने प्लस अन, नयन। तो यहाँ पे ए प्लस आ इक्वल टू आय हुआ, नए, नयन में नए आय आ रहा है ना, तो ए प्लस आ इक्वल टू आय। ऐसे ही गायक, तो गए प्लस अक, आय प्लस आ इक्वल टू आय हुआ ना। ऐसे पो प्लस अन, पवन, तो ओ प्लस आ इक्वल टू औ, पौ, पवन। दो प्लस अक, धावक, तो औ प्लस आ इक्वल टू आओ। तो इस तरह से कंप्लीट होते हैं स्वर संधियाँ पाँचों। अब आप जब क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड तो आपको समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संधियों में दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है? जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला यदि व्यंजन हो और दूसरा व्यंजन या स्वर में से कोई हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं, या उसको व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के साथ स्वर मिलता है। तो व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ या तो व्यंजन मिलेगा या व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा। ये चीज़ याद रखना है। और एक यहाँ पे नोट दिया गया है कि व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि हल संधि कौन सी संधि को बोलते हैं। अब इसमें कुछ नियम फॉलो होते हैं व्यंजन संधि में। इन नियम को आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ओवरऑल आपका ये सभी नियम मैं बता दूंगा तो ओवरव्यू बन जाएगा, तो जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। पहला नियम दिया गया, यदि का, च, ट, त, प के बाद वर्गों का तीसरा अथवा चौथा वर्ण या यारा, लावा अथवा कोई स्वर हो तो का, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो जब आप किसी शब्द को देखेंगे तो यदि वर्ग का तीसरा अक्षर होगा, जैसे वाग जाल, तो गा है जो, तो का, ख, ग, ग तीसरा है, तो अपने आप समझ में आएगा कि इसका जो संधि विच्छेद है वो वाग प्लस जाल होगा। और यहाँ पे जो का, च, ट, त, प है ये व्यंजन है, उसके साथ यारा, लावा या उस वर्ण का तीसरा या चौथा, तो व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा। और यह व्यंजन के साथ स्वर वाला, जैसे यहाँ पे दिया गया है अच प्लस अंत, तो अजंत हो जाता है। तो चा, छ, जा हुआ है ना, ऐसे लिखा है खडानन, तो टा, ठा, डा है ना तीसरा, तो टा वर्ग का, तो खट प्लस आनन, खटानन, खडानन होगा। इससे आपको याद करने में आसानी। अजंत, अजंत है ना, तो जा किसका? चा, छा, जा, तो अच प्लस अंत। ऐसे वृहद्रथ, तो दुव्रह, दा जो है ना, तो ता था दा, तो वृहत प्लस रथ, तो हो जाएगा वृहदत। जैसे उद्योग है तो उत प्लस योग, तो उद्योग। ऐसे सुबंत लिखा है तो पा, फा, बा, पा वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वो बा होता है, तो सुप प्लस अंत, सुबंत। दूसरा जो नियम है, इसमें आपको नियम से ज़्यादा एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। तो एग्जाम्पल आप देखोगे तो उस क्लियर हो जाएगा। इसमें दूसरे नियम में दिया है, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण यंगणनम हो तो उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे वाक में लिखा है तो का वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद जो माँ है यंगणनम, माँ अनुनासिक है ना, अनुनासिक वर्ण उनको बोलते हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है। तो वाकमय का हो जाएगा वांगमय। और इसके एक पहचानने का तरीका ये भी है कि इसमें एक जिस वर्ण में संधि होती है वो आधा हो जाता है। जैसे खड़मास में जो अणा है वो आधा है, जगन्नाथ में ना है आधा, तन्मय में ना है आधा। तो जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, तत् प्लस मय तन्मय, सब टा का आणा, ता वर्ग का ना, ता था दा दा ना, ऐसे ता था दा दा ना। तीसरा नियम है, यदि ता या दा के बाद चा अथवा छा आता है तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन नियम को ध्यान नहीं देना, आपको सीधा एग्जाम्पल से देखना है। तो इसमें भी देखो, सच्चरित, पच्छेद, वृहत, छत्र, इनमें सब में आधा चाचा दिख रहा है। तो हमको नियम में नहीं देखना है। तो सच्चरित्र तो सतचरित्र, ता या दा के बाद चा तो अच्छा, तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है, तो दा का चा हो जाता है। पच्छेद तो पतछेद, वृहत छत्र तो वृहत छत्र। अगला है, यदि ता या दा के बाद जा अथवा जा हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। ऐसे देखो यहाँ पे भी व्यंजन संधि को देखना है तो इसमें 99% बीच में कोई वर्ण आधा होगा। जैसे सज्जन में आधा जा है, उज्ज्वल में भी आधा जा है और विपद जाल में भी आधा जा है। तो सज्जन तो सत्यजन, उत्ज्वल, और ये जो विपद जाल तो विपद जाल, उज्ज्वल उत्ज्वल, सज्जन सतजन। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देखोगे तो इनमें आपको क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा। जैसे तट टीका, तट टीका अपने आप आएगा। अब नियम है, यदि ता या दा के बाद ठा या टा हो तो ता या दा के स्थान पर टा हो जाता है। तो ता के बाद टा मिला तो ता या ठा के स्थान पर ता या लिखा है। यदि ता या दा के बाद टा या ठा हो तो यहाँ पे ता के बाद टा है तो ता या ता के स्थान पर टा हो जाएगा। मतलब ये जो ता के बाद ता आया है ना दूसरा वाला, उसकी जगह टा हो जाएगा। तो तट टीका लिखने के दो तरीके ये लिखे हैं, तट टीका दो तरह से। दूसरा है उड्डयन, तो उत्डयन उड्डयन, यहाँ पे भी देखो डा आधा है। तो आपको व्यंजन संधि में 99% बीच का वर्ण है वो आधा हो जाए। उड्डयन में एक डा आधा है। ऐसे तल्लीन आ रहा है तो ततलीन तल्लीन, उल्लास उतलास उल्लास, सच्छात्र सतछात्र, महत शक्ति महत शक्ति महत शक्ति। नियम में आपको यहाँ पे याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ना ही, क्योंकि नियम में आपको, यदि नियम से आप कोशिश करोगे तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप सीधा शब्द को देखो और उसके संधि विच्छेद को देखो तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर जगह पहले स्थान पे ता ही होगा और बाद में चा या कोई दूसरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उद्धार है तो उत्हार उद्धार, तो ता का धा हो गया है। ऐसे ही तत्हित तद्धित है तो तत्हित उद्धरण उत्हरण। परिच्छेद परि प्लस छेद परिच्छेद। वृक्षछाया तो वृक्ष छाया तो वृक्षछाया, इसमें एक चा है ना वो जुड़ जाता है तो परिच्छेद तो परिच्छेद। ई प्लस छा का चा छा हो जाता है या आ प्लस छा का। संसार समसार ना, ऐसे संहार संहार। सुषमा सुषमा, युधिष्ठिर युधि स्थिर युधिष्ठिर। तो ये इस तरह से आपके व्यंजन संधि हो गई। जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं वो आप लोग फॉलो करोगे तो आपको व्यंजन संधि में कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। आप एक बात ध्यान दीजिए कि हम लोगों को एग्ज़ाम निकालना है, कोई हमको डिटेल में अंदर नहीं जाना है। और बहुत सारे टॉपिक हैं और ये हिंदी आपकी इस एग्ज़ाम में 5 नंबर की आ रही है तो आपको बस काम चलाने भर का पढ़ना है। अगली संधि है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में डिफिनीशन दी गई है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलेंगे, ऐसे व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलेंगे और स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर मिलेंगे। डिफिनीशन भी इस समय आ रही है तो ये भी आपको याद रखनी है। विसर्ग संधि में भी व्यंजन संधि की तरह आपको जो नियम दिए गए हैं वो नहीं ध्यान देने हैं। अब आप इसमें ये विसर्ग संधि में तो विसर्ग का यूज तो होगा ही, और जो आधा वर्ण होता है उसमें इसमें भी आधा हो जाता है ज़्यादातर में। जैसे निश्चल लिखा है तो निश्चल, तो जो आधा हुआ है शब्द उसकी जगह विसर्ग आ जाता है, बाकी वैसे ही लिखते हैं। जैसे निश्चल तो निश्चल, मनस्ताप तो मनः ताप, दुःशासन तो दुःशासन। अब इसमें इस तरह से भी लिखते हैं कि मतलब आधा सा ऐड ना करके विसर्ग के साथ भी लिख सकते हैं। निशंक तो निशंक, हरि सेते हरि सेते, निस्सार तो निहिसार।
जैसे रजह कण, तो रजो कण भी शायद हो जाता है इसका, तो रजह कण, तो रजा कण अंतःपुर, अंतःपुर। इसमें अपवाद ऐसे लिखा है, रजह कण को रजह कण ही लिखा है ना, तो पुरस्कार, पुरहकार को पुरस्कार, तिरहकार को तिरस्कार, भास्कर को बाह प्लस कर, और नमस्कार को नमः प्लस कार। निष्कपट, निष्पाप, दुष्प्रकृति, दुष्फल, तो इसमें जो सा आया है उसको हटा लेंगे, बस ऐसे लिख देंगे निहि प्लस कपट, निहि प्लस पाप, दुहु प्लस प्रकृति, दुहु प्लस फल। ऐसे हाँ ये देखो यहाँ पे आया है जो मैं वहाँ पे बता रहा था, ये बता रहा था ना कि रजो कण, तो रजह कण, तो वो वाला यहाँ पे नियम फॉलो हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ तपह भूमि, तपो भूमि, मनः रमा, मनोरमा, ओ आ रहा है ना, ओ, तो ओ हटके, ओ की मात्रा हटके दोनों जो शब्द हैं उनको अलग अलग कर देंगे। तपो भूमि, तप और भूमि से बना है तो तपह प्लस भूमि कर देंगे। मनोरमा, मन प्लस रमा से बना है तो मनः प्लस रमा। मनोहर, मन प्लस हर तो मनः प्लस हर। यशोदा, तो यश दा, यशः दा। अब विसर्ग संधि है तो विसर्ग आएगी। मनोरम, तो मन रम से मिलके बना है तो मनः प्लस रम। यशोगान, यश और गान से बना है तो यशः गान। अब इसमें अपवाद देख लो, इसमें उड़ंती रा आ जाती है। मनः, पुनः, पुनर्मिलन, तो पुनः प्लस मिलन। अंतःगत, अंतर्गत, ये अपवाद है, हर जगह अपवाद मिल जाएंगे आपको। निराशा, अब देखो यहाँ तो विसर्ग की जगह रा हो जाता है तो आपको रा यहाँ पे हटाना है हर जगह। अब वो किस तरह की आती है वो देखना है। जैसे निराशा, तो निहि प्लस आशा। दुरुपयोग, तो दुह प्लस उपयोग। रा के बाद ऊ भी लगा है ना रू में, दुरुपयोग, तो रा के साथ ऊ भी निकल रहा है तो दुह प्लस उपयोग। निर्गुण, निहि प्लस गुण। दुर्जन, दुह प्लस जन। निराधार, निहि प्लस आधार। निरंतर, निहि प्लस अंतर। अगला नियम में जो दिया है एग्जाम्पल, निरोग, तो निहि प्लस रोग, मात्रा छोटी हो जाएगी और विसर्ग लग जाएगा। ऐसे निरोगी, तो निहि प्लस रोगी। और अगला लास्ट इसमें दिया गया अधोगति, तो अधः प्लस गति, और निहिगुण, तो निर्गुण। तो आप देखो इसमें गिनती के कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और मैंने इसमें सभी में एग्जाम्पल भी बता दिए गए हैं। आप मेरी बात यदि मानेंगे और इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आप जो भी क्वेश्चन आए होंगे एग्जाम्स में उनको आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।